जैन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर नगीन संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास के तहत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की तुलना करें तो इनमें तुलनात्मक दृष्टि से क्या अंतर है। जैसे हम प्रगतिवाद की जब बात करते हैं तो प्रगतिवाद की चेतना के केंद्र में क्या आता है, वहां पे सबसे ज्यादा आपको प्रयोग देखने को मिलेगा मार्क्स में। मार्क्सवाद पे बहुत ज्यादा प्रगतिवाद में जोर दिया गया है। मार्क्सवाद इनकी जो फिलॉसफी रही है द्वंदात्मक भौतिकवाद से, इसमें युग चेतना की कविता इस कालखंड में लिखा गया, युग चेतना को ज्यादा महत्व दिया गया। समाज का महत्व जो है वो व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा, यानी समाज एक तरीके से देखें तो मार्क्सवाद में ये कहता है कि समाज जो है बहुत ही प्रभावशाली है, व्यक्ति उतना महत्व नहीं रखता जितना समाज महत्व रखता है। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि इसमें समाज को महत्व व्यक्ति की तुलना में ज्यादा दिया गया है। राजनीतिक व्यंग काफी मात्रा में है, जहां ना भरता पेट इंदू जी क्या हुआ आपको। इनके अलावा यथार्थ के आर्थिक पक्ष पर भी सबसे अधिक बल अगर देखें तो कई दिनों तक चूल्हा रोया या ऐसे करके, वो सभी आपको प्रगतिवाद इसी में देखने को मिलेगा। वही जब हम प्रयोगवाद की बात करेंगे तो जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद जो है वो विचारधाराओं से मुक्ति की कविता है। यानी एक तरीके से आप देखें तो प्रयोगवाद जो धारा है ये विचारधाराओं से मुक्ति की कविता है। सीमित मात्रा में मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है, व्यक्ति को काफी महत्व दिया गया है। तो प्रयोगवाद में व्यक्ति को काफी महत्व दिया गया है, विचारधाराओं से मुक्ति का कविता है, सीमित मात्रा में क्षणिक चेतना की कविता है, राजनीतिक व्यंग्य नहीं के बराबर इसमें है, यथार्थ की मनोवैज्ञानिक पक्ष पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। वहीं आप नई कविता में देखेंगे तो नई कविता जो है विचारधाराओं से मुक्ति का प्रभाव, यानी विचारधाराओं से मुक्ति का जो भाव है वो भी प्रबल है। भोगा हुआ यथार्थ, इसके अलावा अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद व मनोविश्लेषण का भी पर्याप्त प्रभाव है। इसकी एक धारा पर व्यक्तिवाद का प्रभाव है जैसे अज्ञेय, तो दूसरे पर मुक्तिबोध का है। क्षणवादी व युगवादी चेतना दोनों ही है। यहाँ पुनः राजनीतिक विषय वस्तु कविता में शामिल है, यथार्थ के सभी पक्षों को स्वीकार करने की चेतना। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन में इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जो तार सप्तक है और उनके कवि, यानी सप्तक और उनके कवियों के बारे में देखें तो पहले सप्तक में कौन कौन से कवि रहे हैं और कितने, जैसे सप्तक का मतलब 7 कवियों का समूह होता है। तो जैसे 1943 में गए तो 1943 का अगर समय देखें तो इसमें अज्ञेय है, रामविलास शर्मा है, मुक्तिबोध है, बलवंत, प्रभाकर माचवे, बलवंत करके, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। तो तार सप्तक की खासियत क्या है? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। और जो दूसरा शतक 1951 में शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण घनश्याम, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तो ये क्रम से हमें देख लेना 1943 में कौन कौन आते हैं, 51 में दूसरे सप्तक में कौन कौन आते हैं। फिर इसी तरह तीसरा सप्तक 1959, और तीसरे सप्तक में देखें तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही है, कुंवर नारायण है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, केदारनाथ सिंह है, कीर्ति चौधरी है। इनके अलावा जो चौथा सप्तक 1979 है, इसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्रीराम वर्मा। तार सप्तक के कवियों की प्रमुख कृतियां क्या रही हैं? तो जैसे कवि हैं, कवियों की कृति देखें तो कृतियों में देखें तो जैसे हीरानंद वात्स्यायन गए, तो इनका समय 1911 से 87 का जो है, इसमें अगर देखें तो इनकी कृतियों में भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 46, हरिघास पर छड़ पर 49, बावरा हेरी 54, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957, अरि वो करूर प्रभा में 1959 में, आंगन के पार द्वार 61 में, पूर्वा 65, सुनहले सवाल 66, कितनी नाव में कितनी बार 67, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970। इसके बाद सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73, महावृक्ष के नीचे 77, नदी की बाग पर छाए 81, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986। इसके बाद रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा का देखें तो रूप तरंग करके 1956, सदियों के सोए जागे हुए 1988, इस अकाल वेला में 1988, बुद्ध वैराग तथा प्रारंभिक कविताएं 1997, गजानन मानव, मुक्तिबोध, इनका चांद का मुंह टेढ़ा 1964, पूरी पूरी खाकदूल 1980, प्रभाकर माचवे 1917 से 91, और इनका है मेपल जहाँ शब्द है स्वप्नभंग, पैल की पकौड़िया, नेमीचंद जैन का एकांत 1973, अचानक हम फिर 1999, गिरजा कुमार माथुर 1919 से 94, मंजीर 1941, नासो निर्माण 46, धूप के दान 55, जन्म कैद रेडियो काव्य नाटक 1957, और इनके नामा है शिला पंख चमकीले करके है। बाकी जो मद नहीं सका 1968, भीतरी नदी की यात्रा 75, छाया मत छूना 78, साक्षी रहे वर्तमान, कल्पांतर प्रतीक काव्य 1983 में, मैं हुआ वक्त की हूँ सामने 1990, मुझे और अभी कहना 91,
पृथ्वी कल्प काव्य नाटक। देखिए ये सारी जो रचनाओं का नाम दिया गया है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब कि एक तरीके से देखें तो इम्पोर्टेंट रचनाओं में आते हैं इनके, गिरजा कुमार का और ये करके। अब जैसे यहाँ पे है भारत भूषण अग्रवाल का, तो इनका देखें 1919 से 1975, छवि के बंधन 41, जागते रहो 42, मुक्ति मार्ग 47, ओ प्रस्तुत मन 58 है, कागज के फूल 63 है, उतना वहाँ सूरज करके है, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब यहाँ पे देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के बारे में देखें तो जैसे इनकी कविताएं हैं जनपथ राजपथ। जनपथ राजपथ है, केले का पेड़ है और आज़ादी के 20 बरस। तो एक तो जनपथ राजपथ, केले का पेड़, आज़ादी के 20 बरस, ये सभी क्या है, तो ये सब जो है अज्ञे जी की जो है चर्चित कविताओं में से एक है। इनके अलावा कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मुक्तिबोध ने अज्ञे को बुर्जुआ जी का अंतिम मुमूर्ष कवि कहा। देखिए ये किसने कहा है, मुक्तिबोध ने अज्ञे को क्या कहा, बुर्जुआ जी का अंतिम मुमूर्ष कवि। नए कवि को संबोधित करने वाली कविता नए कवि प्रति के रचयिता कौन है, अज्ञे जी हैं। अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित कवियों की पदयात्रा का नेतृत्व किसने किया था, तो अज्ञे ने किया था। अज्ञे का काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार क्रमशः 3 भागों में है, अंता सलीला, चंद्रकांता शिला, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा क्या है, एक लंबी कविता, इसका मूल भाव अहं का विसर्जन है। असाध्य वीणा चीनी लोक कथा टेमिंग ऑफ द हार्प के आधार पर लिखी गई लंबी कविता है। सांप कविता नगरीय सभ्यता एवं तथाकथित सभी लोगों पर व्यंग करता है। जापानी काव्य की शैली पर अज्ञे ने एक चीड़ का खाका लिखा, जिसे जापानी भाषा में हाइकू कहा जाता है। चिंता काव्य ग्रंथ 2 खंडों में बटा है, पहला विश्व प्रिया और दूसरा एकायन। इसका विषय प्रेम है। इतलम को 4 भागों में बांटा गया है, बंदी स्वप्न, ही हारी, वंचना की दुर्ग, मिट्टी की एहा। बावरा अहेरी रचना में अहेरी से क्या मतलब है, अहेरी का मतलब प्रकाश है। इसमें रचनाकार ने बाहरी दुनिया में प्रकृति के अंधकार और मनुष्य के मन के अंधकार को मिटाने का प्रयास किया है। ये देखिए खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। पाश्चात्य कवि इलियट और एजरा पाउंड से हिंदी कवि अज्ञे और शमशेर के अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं। भाषा समाज व काव्य के संदर्भ में अज्ञे का कहना है कि मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती भी आ रही है, जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि भी मानते हैं। अब देखिए अज्ञे का ही सब कहना है कि व्यक्ति समाज में स्वतंत्र और समाज से स्वतंत्र नहीं है। समाज में तो स्वतंत्र, लेकिन समाज से नहीं। उस साहित्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जिसमें कोई सांस्कृतिक अस्मिता ही ना हो। काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे बाद में यही बात सच हो जाती है कि काव्य शब्द है। अज्ञे के संदर्भ में विद्वानों का कहना है कि आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंता कहाँ है, तो सबसे ज्यादा चिंता जो है अज्ञे के कृतित्व में मिलती है। ये कहना रामस्वरूप चतुर्वेदी का। वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक है। अज्ञे के प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा, ये कहना है बच्चन सिंह का। प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया, जबकि अज्ञे ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली, ये कहना है विजय देव नारायण शाही का। मुक्तिबोध, देखिए मुक्तिबोध को जो है भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध अपने आप में क्या है, इनके बारे में देखें तो मुक्तिबोध है, मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संकलन में अधिक जटिल बिंबों की सघनता तथा ठेस देसी प्रतीकों वाली कविताओं की बहुलता है। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। मुक्तिबोध ने अपने काव्य संकलन का नाम चांद का मुंह टेढ़ा है रखा है, प्रतीकात्मक रूप में इसको इसमें प्रतीकात्मक रूप में रखा है। वैसे देखें तो ये सुंदरता की अभिव्यक्ति के लिए भी चांद का मुंह टेढ़ा जो है एक तरीके से इन्होंने नाम को सोच के ही तो रखा है। तो सुंदरता की अभिव्यक्ति के लिए चांद सर्वाधिक प्रचलित उपमान रहा है। तो मुक्तिबोध ने चांद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात जो सौंदर्य बोध है उसको एक तरीके से वो नष्ट करना चाहे हैं। बाकी इनकी प्रसिद्ध कविताओं में अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती है। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित व लंबी कविता है। इसकी रचनात्मकता का उत्कर्ष अंधेरे में रचना में देखा जा सकता है। अंधेरे में कविता जो है फैंटेसी शैली में लिखा गया सन 1964 में। ये कल्पना पत्रिका में अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से। मुक्तिबोध का काव्य तिलस्मी और अयारी उपन्यासों की भांति रहस्यमय डंग के बिंबों से भरा हुआ है। इसमें अद्भुत चमत्कार भयावह चित्र देखने को मिलेगा। मुक्तिबोध में फैंटेसी को अनुभव की कन्या माना गया है। इसमें ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की लंबी कविता है। इनमें ऐसे ब्राह्मण का चित्र खींचा गया जो अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के साथ मर चुका है। भूल गलती कविता में मुक्तिबोध ने मनुष्य के अंगों एवं भावों का सजीव चित्रण किया है। सिरफिरे का गीत कविता में कवि ने आकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, संवेदन शून्यता, स्वार्थपरता को दर्शाया। इस कविता में मुक्तिबोध ने आत्मनिरीक्षण भी किया है।
विक्षुब्ध बुद्धि के मार्ग स्वर भुक्तिबोध की कविता है। भारत इतिहास और संस्कृति ये पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने 1962 में प्रतिबंधित कर दिया। मुक्तिबोध संवेदनात्मक कवि और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। फैंटेसी के संदर्भ में मुक्तिबोध जो है उनके विचार हैं कि ज्ञान जो है वो गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। ये कहना है मुक्तिबोध का। फैंटेसी के तहत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण है। ये प्रचन्न तो होता ही है, साथ ही ये भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है जो कि जिस विधान में उस विधान तक ही नियम होते हैं। कहना मुक्तिबोध का। ये नंगा फासिज्म है। लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति की धमकी दे, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है। कहना है मुक्तिबोध का। अंधेरे में कविता पर आलोचकों के विचार देखें तो अंधेरे में जो कविता है उस पर आलोचकों के विचार देखें तो ये कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। ये कहना है शमशेर बहादुर सिंह का। अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का विज्ञान रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है। अस्मिता की खोज नामवर सिंह। अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता रामविलास शर्मा का कहना है। अंतः स्थल का विप्लव निर्मला जैन। इसको इनको आत्म संशोधन का अनुसंधान इंद्रनाथ मदान ने कहा। लावा प्रभाकर माजवे ने कहा। वह संघर्षरत है इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वो सकर्मक है शक्ति का पुंज किंतु पटियाल है क्योंकि वो करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्श दृढ़ चरित और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। कहना है विश्वनाथ जी का। देखिए भुक्तिबोध के बारे में जो विद्वान हैं उन्होंने रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है कुछ वैसा ही बसाव रचाव देखने को आपको मुक्तिबोध में भी मिलेगा। ये तथ्य अनदेखा नहीं कर सकते कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में कौन है। मुक्तिबोध है। नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है छायावाद में निराला की। नामवर सिंह का कहना है मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नाक से अलग करके देखना असंभव है। ये कहना रामविलास शर्मा का। मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। ये रामविलास शर्मा का कहना है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक सा लगता है। ये कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास ना हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उसका इतिहास है। श्रीकांत वर्मा। अज्ञे और उनके सहयोगी कवि शमशेर बात के कवि हैं, मुक्तिबोध खबर के या भयानक बात के, इसलिए उनकी कविता में नाटकीयता और रहस्य का वातावरण है। ये कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। कवि के रचना शिल्प को देखकर लग सकता है कि जैसे एक विराट खंडार पूरा नए तौर पे बनाया गया हो जिसमें से गुजरने पर भव्यता और एक खास तौर के अवसाद का एहसास एक साथ हो। ये कहना रामस्वरूप चतुर्वेदी का। बात की जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही है। ये कहना है डॉक्टर नगेंद्र का। मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियां उन्हें मान्य नहीं है। ये कहना बच्चन सिंह का। मुक्तिबोध फैंटेसी का जब जब उपयोग करते हैं सत्य की अभिव्यक्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज की प्रक्रिया को प्रेरणा देने के लिए। ये कहना मैनेजर पांडे का। मुक्तिबोध एक कठिन समय की कठिन कवि। उन्होंने अपने सत्य को कठिन वैचारिक एवं भावनात्मक संघर्ष से पाया और कविता में चरितार्थ किया है। ये देखिए कहना अशोक वाजपेयी का। उनकी भाषा अनगढ़ तेजोदीप्त है। निर्मला जैन। अब यहाँ पे तार सप्तक के दूसरे तार सप्तक की कवियों की प्रमुख कृतियों के बारे में किया गया चर्चा और उनमें भी कवि अगर दूसरे सप्तक में सबसे पहले दिया है तो दूसरे सप्तक में सबसे पहले कवियों में कौन आते हैं? शमशेर बहादुर। और शमशेर बहादुर के बारे में दिया गया है सन 1900 से 1911 से 1993, यानी इनका समय जो रहा है उसमें जैसे इनका है कुछ कविताएं, ये क्वेश्चन पहले आया भी हुआ है, जैसे कुछ कविताएं 1959 में है, कुछ और कविताएं 1961, फिर चुका भी हूँ मैं नहीं 1975 में, इतने पास अपने 1980 में है। इसके बाद उदिता करके 1980, अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 81, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 में है। इसके बाद है कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 98, टूटी हुई बिखरी हुई 1990, भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 85 में अगर देखें तो गीत फरोश 1956, चकित है दुख 1968, अधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 71, खुशबू के शिलालेख 73, व्यक्तिगत 73। तो ये जितने भी हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत। और इसके बाद है परिवर्तन जिए 1976,
इदम नमम 77, त्रिकाल संध्या 78, अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो 1979, शरीर कविता फसले और फूल 1980, कालजयी करके 1980। नरेश मेहता द्वारा देखिए यहाँ पे जो मुक्तक रचनाएं हैं उनमें क्या है, तो वन फाकी सुनो 1957, बोलने दो चीड़ को 1961, मेरा समर्पित एकांत 1963, संशय की एक रात 62, महाप्रस्थान 64, मुक्तक काव्य उत्सवा 1979, तुम मेरा मौन हो 82, अरड़िया 85, प्रभात पर्व करके 1977, शबरी 77, आखिर समुद्र से तात्पर्य क्या है 1988, पिछले दिनों नंगे पैर 1989, चैत्या, और इसके बाद हरि नारायण व्यास, इनके द्वारा है मृग और तृषा 1968, बरगद के चिकने पत्ते 1982, उठे बादल झुके बादल, एक नसीला चांद, धर्मवीर भारती का है ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1959, देशांतर 60, सपना अभी भी 1993, रघुवीर सहाय द्वारा सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए, और कुछ पते कुछ चिट्ठियां करके हैं। अब यहाँ पे देखिए शमशेर बहादुर सिंह, है ना, तो शमशेर बहादुर सिंह जो है, शमशेर जी की कविताओं में यदि देखें तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों काव्य आंदोलनों में समान रूप से स्वीकृति मिली है, किंतु ये प्रगतिवादी चेतना के निकट रहता है। इन पर फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों का प्रभाव देखने को मिलता है। शमशेर ने एक पीली शाम कविता अपनी पत्नी की रुग्णा अवस्था पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखी थी। टेक्निक में इजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था, ये कहना है शमशेर बहादुर सिंह का। मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, तो मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, ये किसका कहना है, शमशेर बहादुर सिंह का। टूटी हुई बिखरी हुई एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, अमन का राग, गिर गया है समय का रथ, एवं समय साम्यवादी, ये कविताएं शमशेर बहादुर की चर्चित कविताओं में से है। आगे देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, तो भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर विरोधी मना स्थितियों को उनकी कला साधती है, ये कहना रामस्वरूप चतुर्वेदी का। जीवन के कटुतम संघर्ष को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है, ये कहना रामस्वरूप जी का। चित्रकला, संगीत और कविता घुल मिलकर उनके यहाँ रचना संभव करते हैं, तो किनके यहाँ, रामस्वरूप चतुर्वेदी के यहाँ। जागतिक संदर्भों में कम से कम रहने पर शमशेर हमें एक पूर्ण रचना संसार दिखाई देता है, रामस्वरूप का है। उनकी काव्य भाषा में संज्ञा पदों से कुछ अधिक महत्व सर्वनाम, क्रियापद और अवयवों का है, ये कहना रामस्वरूप चतुर्वेदी का। शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति की एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया, उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण है, ये किसका कहना है, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा कहना है। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है, तो ये किसका कहना है, गजानन का है। प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। शमशेर कवियों के कवि हैं, तो ये किसका कहना है, अज्ञे जी का। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, ये कहना है मलयज का। शमशेर की शमशेरियत, तो शमशेर की शमशेरियत देखें तो विष्णु खरे। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, ये कहना है रामचंद्र तिवारी जी का। शमशेर का काव्य रीतिवादी रोमानी सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है, तो ये कहना है रामविलास शर्मा जी का। अब देखिए वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं, कहीं दोनों अलग हैं, कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल है, ये कहना है बच्चन सिंह का। उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी पवित्र वायविकता भी है, ये कहना है बच्चन सिंह का। शमशेर की कविताओं का आप किसी अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अत्यांतिक अर्थ में परम नैतिक कविता है, प्रार्थना की तरह, ये किसका कहना है, अशोक वाजपेयी जी का। अपने काव्य संकलन चुका भी हूँ मैं नहीं की भूमिका में शमशेर क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि अपनी काव्य कृतियाँ मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से कुछ बहुत मूल्यवान नहीं लगती, उनकी वास्तविक सामाजिक उपयोगिता मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह जैसा है, कितना ही धुंधला सही। काव्य कला समेत जीवन के सारे व्यापार एक लीला ही तो है, कला का संघर्ष समाज के संघर्षों से अलग कोई चीज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए भवानी प्रसाद मिश्र हैं और इनके द्वारा जो भी है, भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा तो कहा गया है कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है ये गांधीवादी विचारधारा के कवि है। कहानीकार उदय प्रकाश ने मिश्र जी को कविता का गांधी कहा है, किंतु उन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। तो एक तो भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी विचारधारा के कवि है, कहानीकार उदय प्रकाश ने मिश्र जी को कविता का गांधी कहा है, किंतु उन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। इसकी अधिकांश कविताओं में बोलचाल की शब्दावली तथा बोलचाल के लहजे का प्रयोग हुआ है। इन्होंने छंदमुक्त और छंदबद्ध दोनों ही प्रकार की कविताएं लिखी हैं। इनकी भाषा एवं अभिव्यक्ति में लोक जीवन के प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने स्नेह शपथ कविता में संसार में स्नेह बांटने की सीख दी है।
कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश इनकी चर्चित कविताओं में है। तो कमल के फूल है, सतपुड़ा के जंगल है, वाड़ी की दीनता है, टूटने का सुख है, गीत फरोश ये चर्चित कविताएं हैं। नरेश मेहता के बारे में इनकी आरंभिक कविताओं में ऋग्वैदिक ऋचाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा शतक में संग्रहित इनकी कविता किरण, धेनुए, चाहता मन तथा उसस में उपयुक्त बिंबों का प्रभाव दिखता है। इनके बिंबों में सौंदर्य और ताजापन है। दूसरा शतक के अपने वक्तव्य में अपनी कविताओं के संदर्भ में वो कहते हैं कि अपनी कविताओं में वह आग लिखना चाहते हैं। संशय की एक रात नरेश मेहता की लंबी वर्णाट्य शैली में लिखी गई कविता है। इस कविता में युद्ध को लेकर राम के मन में उठते हुए द्वंद्व का ही चित्रण किया गया है। देखिए समय देवता कविता के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य है कि मेरा समर्पित एकांत संग्रह की कविता है। इसे कवि ने नई कविता की पहली लंबी कविता कही है। इसमें धरती के विभिन्न भागों का सांस्कृतिक व राजनीतिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसमें विलंबित बिंब का विधान है। इस कविता पर वैदिक बिंबों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। धर्मवीर भारती, इनके द्वारा जो कहा गया है धर्मवीर भारती का, तो ये है व्यक्ति स्वातंत्र्य इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु है। आलोचकों ने इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह ठंडा लोहा को कैशोर्य भावुकता का काव्य कहा है। प्रेम पथ्य एक यूनानी पौराणिक पुरुष है, ये लंबी कविता है। राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन कनुप्रिय काव्य संग्रह में किया गया है। देशांतर विदेशी कविताओं का संग्रह है। रघुवीर सहाय, इनके द्वारा है सीढ़ियों पर धूप में संकलित कविताओं में रोमानियत का प्रभाव है। इसके अलावा इनके अन्य कविता संग्रहों में नए कला प्रयोग तथा रोमानियत मुक्त राजनीतिक व सामाजिक विमर्श की कविताएं मिलती हैं। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के लिए बच्चन सिंह ने लिखा है, ये संग्रह जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं बल्कि साहित्य की हत्या करने वाले बिटानिकों और अकवितावादियों के विरुद्ध भी है। तो ये कहना है रघुवीर सहाय जी का। कविता के संदर्भ में रघुवीर सहाय के महत्वपूर्ण कथन में देखें तो उन्होंने कहा है कि विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ी यथार्थ में हो। रचना के लिए किसी न किसी रूप में वर्तमान से पलायन आवश्यक है। कोई कोई इस पलायन को सुरुचिपूर्ण निभा पाते हैं। वर्तमान से मुक्त होने का प्रयोजन कालातीत होता है, मृत जीवन का भूत बनना नहीं है। देखिए यहाँ पे रघुवीर सहाय का कहना है कि रघुवीर सहाय ने एक बड़ा काम वो किया है कि उन्होंने कविता के पुराने प्रभाव मंडल से कविता को मुक्त किया है। उसे कुछ अद्भुत अपूर्व की उम्मीद करने के बदले उसे सहज साधारण जिंदगी की छोटी छोटी घटनाएं और स्थितियों का आत्मीय साक्षी बनाया गया है। ये कहना है मैनेजर पांडे का। मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। ये कहना रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी ये भी कहते हैं कि राजनीति जैसे अखबारी विषय को कवि ने अनुभूति में डाला है। यह समकालीन कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खासतौर से ऐसे परिवेश में जहाँ साहित्य अखबार नवीसी से उत्तरोत्तर आक्रांत होता चला जा रहा है। भाषा का रचाव ऐसा लगता है कि या तो भाषा ही लगती है या फिर अनुभूति का सीधा संस्पर्श होता है। ये कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तीसरा सप्तक, इसके प्रमुख कवियों की कृतियां देखें तो तीसरा सप्तक के प्रमुख जो है इनकी कृतियों में कौन कौन है, जैसे विजय देव नारायण शाही। तो विजय देव नारायण शाही 1924 से 82 का जो दौर है, इसमें साखी 1983, मछलीघर 1966 है, संवाद तुमसे 1990, आवाज हमारी जाएगी, ये रचनाएं हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कुंवर नारायण है, तो कुंवर नारायण का 1927 से 1917 और 1927 से 17 का जो देखें तो चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, आत्मजयी 1965, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, हाशिए का गवाह 2009, ना सीमाएं ना दूरियां 2017, ये अनुदित है। प्रबंध काव्य में देखें तो आत्मजयी था 1965 में, बज्रस्वा के बहाने करके 2008, ये प्रबंध काव्य है। सर्वेश्वर सयाल दगदेना ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना करके 1927 से 83 का दौर है और इनके समय में आप देखें तो रचनाओं में क्या क्या है, जैसे काठ की घंटियां तो 1959, बांस का पुल 1963, एक सूनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1969। तो काठ की घंटियां 59 है, बांस का पुल 63, एक सूनी नाव, फिर गर्म हवाएं करके हैं। और इसके बाद है कुआनो नदी, तो कुआनो नदी 73, जंगल का दर 76, घुटियों पर टंगे लोग 82, कोई मेरे साथ चले 1985। केदारनाथ सिंह 1934 से 18, तो 1934 से 18 अभी देखें तो अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही है 1980, यहाँ से देखो 83, अकाल में सारस 88, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995, बाघ या लंबी कविता में देखें तो ये है 1996, इनके अलावा टॉल्स्टॉय और साइकिल 2005, सृष्टि पर पहरा 2014, मतदान केंद्र पर झपकी 2018, मंचन और मचान, ये लंबी कविता है।
अब यहाँ पे देखिए कुंवर नारायण, तो कुंवर नारायण का देखिए तो आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने आत्मजयी 1964 को नई कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। किसको माना इन्होंने? आत्मजयी 1964 को नई कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। आत्मजयी का केंद्रीय विषय जो है वो जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ है। आत्मजयी का मतलब क्या होता है? आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद के यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। इसमें बौद्धिक बिंबों का प्रयोग किया गया है। सर्वेश्वर से दयाल सक्सेना मुख्य रूप से देखें तो किसान मजदूर तथा श्रद्धा विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। सर्वेश्वर जी, इन्होंने व्यंग्यात्मक राजनीतिक कविताएं लिखी, ग्रामीण परिवेश एवं सरल भाषा के कवि हैं। इनकी चर्चित कविताओं में अहम से मेरे बड़ी हो तो, विगत प्यार, लिपटा रजाई में मैंने कब कहा और कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा करके है। इनके अलावा देखिए केदारनाथ सिंह, तो केदारनाथ सिंह का देखेंगे तो बच्चन सिंह का मानना है कि केदारनाथ सिंह 1960 के बाद की कविता को संवेदनात्मक बौद्धिकता से जोड़ा है। मुख्य रूप से ग्रामीण संवेदना, लोक चेतना तथा गांव एवं शहर के अंतर्द्वंद के कवि हैं केदारनाथ। कविता में बोल चाल की भाषा तथा उनकी क्षेत्रीय बोली भोजपुरी की पर्याप्त उपस्थिति। अपनी पर्वतीय कविताओं में बिंब को लेकर शोध करने वाले कवि केदारनाथ सिंह अपनी कविताओं में भी बिंब को अत्यधिक महत्व देते हैं। कहना है केदारनाथ सिंह का। सुई और धागे के बीच में कविता में माँ का ममत्व एवं परिवार के प्रति समर्पण का भाव दिखाया गया है। केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविताओं में बनारस अनागत है, फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ रचना है। अब 1960 के बाद के काव्य आंदोलन में देखें तो कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे है, नई कविता के बाद साहित्यिक आंदोलन प्राय कम ही दिखते हैं। साहित्यिक प्रवृत्तियां समानांतर रूप में बनी हुई हैं। 1960 के बाद कविता को समकालीन कविता कहा जाता है, हालांकि इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद की स्थिति है। 1960 के बाद की कविता को शाठोत्तरी कविता भी कहते हैं। डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय तथा बच्चन सिंह ने समकालीन कविता को ही साठोत्तरी कविता कहा है। 1960 के बाद कविता में विभिन्न तरह के काव्य आंदोलनों की प्रवृत्तियां विकसित हुई, जिनमें आ कविता, जनवादी कविता और नवगीत आंदोलन ये प्रमुख रहे हैं। आ कविता जो कि 1960 ईस्वी के बाद विकसित हुआ आंदोलन है, सन 1963 में जगदीश चतुर्वेदी ने प्रारंभ नामक काव्य संकलन से इसकी शुरुआत की। तो किसका? आ कविता 1960, और ये सन 1963 में जगदीश चतुर्वेदी ने प्रारंभ नामक काव्य संकलन से इसकी शुरुआत की। आ कविता का सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन क्या है? तो आ कविता का सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन विजप है, जिसमें 3 रचनाकार गंगा प्रसाद बिमल, जगदीश चतुर्वेदी तथा श्याम परमार की रचनाएं भी संकलित हैं। आगे कहते हैं कि धूमिल है, राजकुमार चौधरी हैं, मोना गुलाटी, सौमित्र हैं, मुद्रा राक्षस आदि आ कविता के कवि हैं। श्याम परमार को आ कविता का कवि मानने के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि उन्होंने 1962 में आ कविता पत्रिका को प्रकाशित किया। आ कविता को कहीं कहीं साठोत्तरी भी कहते हैं। आ कविता आंदोलन पर पश्चिम के एंटी पोएट्री आंदोलन का वैचारिक प्रभाव भी दिखता है। आ कविता किसी भी सामाजिक दायित्व को अस्वीकार करती है तथा उनके नियमों को खारिज करती है। सन 1952 में अमेरिका में बीट जनरेशन की स्थापना जैक करुआक एवं एलन गिन्सबर्ग ने की। सन 1967 के आसपास एक नवीन प्रवृत्ति तेजी से उभर के आई, जिसे कहते हैं जनवादी कविता। 1980 के बाद की समकालीन हिंदी कविता की संवेदना विस्तृत व बहुआयामी थी। इस कविता में राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियां तथा पूंजीवाद, भूमंडलीकरण व सांप्रदायिकता की स्थितियां भी मौजूद है। नए इलाके में काव्य संग्रह में अरुण कमल ने शहरी मानसिकता, उन्नति, आत्मीय संवेदना को दर्शाया। अरुण कमल को काव्य रचना के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार, शमशेर सम्मान से सम्मानित भी किया गया। सिर पर जूता पैर में टोपी कविता जो है ये किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। और भगवत रावत, मदन कश्यप और उदय प्रकाश जनवादी कविता के कवि भी हैं। नई कविता के संदर्भ में विद्वानों की मत देखें तो लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त है, कहना स्वरूप चतुर्वेदी जी का। देखिए 1960 ईस्वी के बाद विभिन्न लघु काव्य आंदोलन, जिसमें बीट पीढ़ी हिंदी में इसके प्रवर्तक कौन? वैसे ये 1965 बताया गया। बीट पीढ़ी हिंदी में राजकमल चौधरी हैं। युत्सावादी कविता शलभ श्रीराम, प्रतिबद्ध कविता वाम कविता परमानंद श्रीवास्तव, सनातन सूर्योदय वीरेंद्र कुमार जैन, विचार कविता महीप सिंह एवं नरेंद्र मोहन, सांप्रतिक कविता करके श्याम नारायण है, फिर निर्दायसनी कविता करके सत्यदेव है, ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा करके है। इसके बाद टटकी कविता रामवचन, समकालीन कविता विशंभर उपाध्याय, कैप्सूल या सूत्र कविता ओंकार नाथ त्रिपाठी। और यहाँ पे नव प्रगतिशील वाले में देखें तो नव प्रगतिशील या जनवादी में नवल किशोर है। आज की कविता हरीश मदानी है। सहज कविता रविंद्र रमत 1967। अब यहाँ पे दिया है प्रमुख समकालीन कवियों, उनकी कविताओं में अगर देखें उनकी कृतियों में कौन कौन है। देखिए प्रमुख समकालीन कवि और उनकी कृतियों में यहाँ पे समकालीन कवि के बारे में पूछा गया है। तो समकालीन कवियों में कौन कौन आते हैं, ये जो नए जितने भी समकालीन हैं उनके बारे में पूछा गया। तो जैसे हैं गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली 1911 से 63 का समय है, और इनकी कविताओं में अगर देखें तो देखिए जैसे स्वर्ण युग, उमंग, पंक्षी, रागनी, नीलिमा, नवीन, कल्पना, पंचमी, जवानी, भारत माता की प्रभाती।
हिमालय ने पुकारा मेरा देश बड़ा गर्वीला है गंगा की धार। इनके अलावा लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा है कि इसमें जो है आतुकांत 1968, तीसरा पक्ष 75, रूबरू 2004, जगदीश गुप्त 1924 से 2001। तो इसके पीछे जो है इनमें नाव के पांव 1955, शब्ददंश, हिमवृद्ध युग्म 1973, छंदवीथी सांझ, संभोग गौतम, बोधि वृक्ष, माँ के लिए 1990, सांझ जयंत गोपा, छन सती, आदि में एकांत, ये सभी है। इनके अलावा रामदर्श मिश्र 1924, पथ के गीत 1951, बेरंग बेनाम चिट्ठियां 1962, आग कुछ नहीं बोलती 1992, ऐसे में जब कभी 99, आम के पत्ते 2004, सब सेतु 94, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी ओठ पर अखे राम, जुलूस। राजकमल चौधरी के द्वारा देखें तो कुछ रचनाओं का नाम दिया गया है, जैसे यहाँ पे है ये कंकावती मुक्ति प्रसंग स्वरगंधा मैथिली में। श्रीकांत वर्मा है, इनका मटका बेग मेघ करके दिनारंभ 1967, माया दर्पण, जलसा घर, मगध। इसके बाद दुष्यंत कुमार, इनका क्या है, दुष्यंत कुमार को 1957, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे 1963, जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप 75। कुमार बिकल एक छोटी सी लड़ाई 1980, रंग खतरे में, मलयज का जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ। इसके बाद है सुदामा पांडे का तो संसद से सड़क तक 1972 है। कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984, कैलाश वाजपेयी का देखे तो संक्रांत 1964, देहात से हटकर 68, तीसरा अंधेरा 72, महास्वप्न का मध्यांतर 80, हवा में हस्ताक्षर। चंद्रकांत देव ताले का देखे, तो हड्डियों में छिपा ज्वर 1973, दीवारों में खून से 1975, लकड़बग्गा हसरात 1980, भूखंड तपरा 1986, इतनी पत्थर रोशनी 2002, उजाड़ में संग्रहालय 2003, उनके सपने संचयन। और इनके अलावा जो है रोशनी के मैदान, ये कुछ करके है। फिर विनोद कुमार शुक्ल, तो 1937, इनका लगभग जय हिंद 1971, वो आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, तो 1981 में सब कुछ होना बचा रहेगा, तो 1992, कविता से लंबी कविता 2001, अतिरिक्त नहीं 2002, आकाश धरती को खटखटाता है 2006, रमेश चंद्र शाह 1937 में कछुए के पीठ पर, हरीश आओ नदी भागती आई 1998, प्यारे मुकुचंद को देखते हैं। इसके बाद है सौमित्र मोहन, तो निषेध चाकू से खेलते हुए। और बलदेव वंशी, तो बलदेव वंशी में हमने ये है कि बलदेव वंशी जो है ये है अंधेरे के बावजूद, बगु की दुनिया, कहीं कोई आवाज नहीं, उपनगर में वापसी, वाक गंगा, आत्मदान 1982, भगवत रावत का है समुद्र के बारे में 1977, दी हुई दुनिया 1981, हुआ कुछ इस तरह 1988, सुनो हीरामन, दिल्ली की कुछ आबो हवा, बिथागता। और लीलाधर जुगड़ी का देखें तो नाटक जारी है 1962, शंखमुखी शिखरों पर 64, इस यात्रा में 64, रात अभी भी मौजूद है, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ऋतुराज 1940, एक मरण धर्मा और अन्य करके है। प्रयाग शुक्ल जो है इनका है कि यह लिखता हूँ, बीते कितने वर्ष, कविता संभव है, यह एक दिन है, अधूरी चीज तमाम 1987। विष्णु खरे का मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, खुद अपनी आंख से 1978 करके है, अशोक वाजपेयी 1941, पहला कविता संग्रह 1966, सहरब्बी संभावना 1966, एक पतंग अनंत में 84, अगर इतने से 1986, तत्पुरुष जो नहीं तिनका तिनका 96, अभी कुछ और है 1998, इबार रब्बी, इनका है खासती हुई नदी 1969, घोषणापत्र 81, लोक बाग 1985, वर्षा में बेकर 2000। राजेश जोशी, इनका देखिए इनकी रचनाओं का नाम दिया गया राजेश जोशी का, समर गाथा लंबी कविता, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी, ये सभी देखिए नए रचनाकार हैं। और इनमें जैसे वीरेन डांगवाल, इसी दुनिया में 1991, दुष्चक्र में सृष्टा 2002, शाही ताल, नरेंद्र जैन 1948, दरवाजा खुलता है 1980, तीता के लिए कविताएं 1983, यह मैं हूँ पत्थर 1984, उदाहरण के लिए सराय में कुछ दिन, काला सफेद में प्रविष्ट होता है चौराहे पर लोहार, आलोक धनवा, दुनिया रोज बनती है 1998, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर और मंगलेश डबराल करके हैं, इनका है पहाड़ पर लालटेन 1981, घर का रास्ता 88, हम जो देखते हैं 95, आवाज भी एक जगह है 2004, मुझे दिखा एक मनुष्य नए युग में शत्रु 2013, ज्ञानेंद्र पति 1950, आंख हाथ बनते हुए 1970, शब्द लिखने के लिए ही कागज बना 1980, गंगा तट 2000, संस्यात्मा 2004, भिनसार 2006, भगवान स्वरूप कटियार 1950, तो जिंदा कौमों का दस्तावेज, हवा का रुख टेढ़ा है मनुष्य विरोधी समय में, उदय प्रकाश का देखें तो सुनो कारीगर 1980, अबूतर कबूतर 1984, रात में हारमोनियम 98, ये करके है। और लीलाधर मंडलोई का है घर घर घुमा रात बिरात, मगर एक आवाज, काला बाका तिरछा, देखा या का, क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, बदमस्ती तो की बन में बेपरवाह, ऐसे करके है।
स्वप्निल श्रीवास्तव जो हैं ये रचनाकार हैं और इनकी रचनाओं में देखें तो ईश्वर एक लाठी 1980, ताक पर दिया सलाई 98, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए 2004, जिंदगी का मुकदमा। इनके अलावा यदि देखें मदन कश्यप 1954, तो मदन कश्यप 1954 में लेकिन उदास है पृथ्वी 93, नीम रोशनी में 2000, कुरूज 6, अरुण कमल 1994, अपनी केवल धार 1980, सबूत 1989, नए इलाके में 1996, पुतली में संसार 2004। कुमार अंबुश इनका किवाड़ है, क्रूरता है, अनंतिम है, अतिक्रमण है, मेरी रेखा है। विमल कुमार का है सपने में एक औरत से बातचीत 1992, ये मुखौटा किसका 2002। नीले उपाध्याय का अकेला घर उशैने का 1994, कटौती एकांत श्रीवास्तव का मिट्टी से कहूंगा धन्यवाद, नागरिक व्यथा, अन्य है मेरे शब्द। बद्री नारायण इनका है सच सुने कोई दिन कई दिन हुए, शब्द पदीयमान, खुदाई में हिंसा, बोधिसत्व, गीत चतुर्वेदी का लाप में गिरा। अब इसी तरीके से देखिए जो अन्य जितने भी आपको जैसे हो गया प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, वैसे ही नवगीत का जो समय है इसमें नवगीत के बारे में बताया गया कि सन जो 1958 का दौर था, 1958 में आप देखिए कि राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांजलि शीर्षक से नवनीत परंपरा की शुरुआत मानी गई। किसे? 1958 में राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांजलि शीर्षक से नवगीत परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। अधिकांश विद्वान इसे कहते हैं कि ये नवलेखन या नई कविता से संबंधित है। वस्तुतः ये आंदोलन नई कविता कुछ दावे के विरोध में उपजा, जिसमें ये माना जाता था कि गीत में आधुनिक भावबोध को जटिलता के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि गीत सिर्फ भावुकता और रोमानियत की अभिव्यक्ति है। नवगीत के समर्थकों ने समकालीन यथार्थ को धारण करने वाले गीत लिखे, जिनमें रविंद्र भ्रमर, रमेश रंजक, वीरेंद्र मिश्र, शंभुनाथ सिंह आदि है। शंभुनाथ सिंह मूलतः गीतकार है। इनकी कविता छावादी संस्कारों से चलकर नए संस्कार को समेटे हुए फिर से नवगीतों की सीमा तक जा पहुंची। अब नवगीत के संदर्भ में विद्वानों का कथन देखें तो नवगीत जो कि रागात्मक चेतना का पर्याय है। रविंद्र भ्रमर, नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। श्री कृष्ण तिवारी, नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपृक्त छांसिक रचना है। महेश्वर, प्रमुख नवगीत कवि और उनकी कृतियों में देखें जैसे शंभुनाथ सिंह, तो शंभुनाथ सिंह जो है उनका है रूप रश्मि 41, उदयाचल 46, छायालोक 45, दीवालोक 51, मनवंतर जहाँ दर नीला है 77, गोपाल दास नीरज 1925 से 18, तो इनका संघर्ष 1944, संतध्वनि 46, विभावरी 51, प्राण गीत 54, दर दिया है 1956, बादल बरस गए 1958, नीरज की पाती करके 58, नदी किनारे 58, दो गीत, रामावतार त्यागी इनका नया खून है, नया खून ये रचना है। इसके बाद है 8वां स्वर गुलाब और बबुल, वीरेन में आंगन की रंगोली 1957 से 65, गौतम 53, लेखनी बाला, अभिराम चल मधवंती 1967, रमानाथ अवस्थी 1927, हंस अकेला 2002, आग और पराग, सुमन, सौरभ, राग और शहनाई। राजेंद्र प्रसाद सिंह इनका क्या है, तो इनका है भूमिका 1950, दिग्वधु 56, गीतांजलि, आओ खुली बयार 65, संजीवन कहाँ है 65, भरी सड़क पर 80, गजर आधी रात का 81, लाल नील धारा। उमाकांत मालवीय, उमाकांत मालवीय 1931 से 82 का समय, मेहंदी और माहवार, सुबह रतपलास की, देवेंद्र शर्मा इंद्र, पथरीले शोर में, पंकटी मेराबे, कोहरे की प्रत्यंचा, यात्रा में साथ साथ भूला नहीं उन्हें, चुप्पियों की पैंजनी, दिन पाटलिपुत्र गए, आंखों में रेत प्यास, गंध माधन का अहरी 2003। रविंद्र भ्रमर इनका है, रविंद्र भ्रमर के गीत, सोन मछली मन बसी है, नईम, पथराई आंखें, बातें ही बातों में, बाल स्वरूप राही, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है, सूरज का रथ, ये है। रमेश रंजक, रमेश रंजक का किरण के पांव, गीत बिहग उतरा, हरापन नहीं, और महेश्वर तिवारी का हर श्रृंगार कोई तो हो, नदी का अकेलापन। कुंवर बेचैन जो है तो फिल्म बहुत सारे 1972, भीतर साकल बाहर साकल 1975, शामियाने कांच के 1983, महावर इंतजारों का 1983, नचिकेता आदमकद खबरें, सुलगते पसीने, बुद्धिनाथ मिश्र जल फेंक मछेरे, रामानंद तोषी गीले पंख, ठाकुर प्रसाद सिंह वंशी और मादल। देखिए हिंदी गजल में क्या क्या आता है, हिंदी गजल में देखें तो डॉक्टर रोहित आस्थाना हिंदी गजल के प्रवर्तक के रूप में अमीर खुसरो 1253 से 1325 को हिंदी का पहला गजलकार माना जाता है। दुष्यंत कुमार को आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक भी मानते हैं। इनकी गजलों में समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का ओजस्वी व अर्थार्थवादी अभिव्यक्ति भी मिलता है। गजल कहते हैं कि एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीक है और जीवन परंपरा भी है। ये कहना है शमशेर बहादुर का। गजल आसंबंध कविता है, गजल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। ये कहना है फिराक गोरखपुरी का। कवि और काव्य कृति में जैसे रमेश शुक्ल अंचल हैं तो इन आवाजों को ठहरा लो, हरिकृष्ण प्रेमी, रूप दर्शन रूपरेखा, शमशेर बहादुर सुकून की तलाश, त्रिलोचन, गुलाब और बुलबुल, दुष्यंत कुमार तो शाय में दो। गोपाल दास नीरज, गोपाल दास नीरज का ये नीरज की पाती, रामदर्श मिश्र,
हंसी ओठ पर आंखें नमे बाजार को निकलते हैं लोग, कुंवर बेचैन, सामियाने कांच के पत्थर की बांसुरी, महावर, आदम गोंडवी, धरती की सतह पर समय से मुठभेड़, राम कुमार कृषक, नीम की पत्तियां, माधव मधुकर। तो माधव मधुकर में सूर्य का सवाल, आग का राग, ज्ञान प्रकाश विवेक, धूप के हस्ताक्षर, विज्ञान वर्ग, बाहर धूप खड़ी है, चुप की आवाज जैसे कोई लौटेगा, महेशस, राग की जो परत अंगारों पर है, राजेश रेड्डी, उड़ान वजूद, आसमान से आगे, देवेंद्र कुमार आर, किताब के बाहर। प्रमुख कवित्रियां जो समकालीन कवित्रियां थी उनमें कौन कौन सी हैं देखिए। सुनीता जैन की क्षमा खंडकाव्य में तुलसीदास और रत्नावली की कथा को अनूठे भाव और शैली में व्यक्त किया गया है। सुनीता जैन का क्षमा जो खंडकाव्य है उसमें। अब यहाँ पे कवित्रियों में जैसे दिया है नाम है इंदु जैन का,